नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र की द्वितीय पाठ्यपुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन विकास के पाठ संख्या 1 में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत उपनिवेशवाद की समझ और उपनिवेशवाद के प्रभावों पर चर्चा करेंगे। छात्रों, सब संरचनात्मक परिवर्तन को समझने से पहले हमको सामाजिक संरचना समझना है और सामाजिक संरचना के लिए हम कह सकते हैं समाज के क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है। तो समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित स्वरूप क्या है छात्रों? कि हमें मालूम है हमारा समाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति रिवाजों से बना है और अगर इनमें कुछ परिवर्तन होगा तो हमारी सामाजिक संरचना या हमारी संरचना में परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना में होने वाले मूलभूत परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। छात्रों, हम देखते हैं औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं। हमें मालूम है अंग्रेजों द्वारा भारत में जो शासन किया गया वो औपनिवेशिक शासन काल के नाम से जाना जाता है और हम कह सकते हैं कि भारत में जो आधुनिक विचार हैं या संस्थाएं हैं ये सब औपनिवेशिक काल की देन है, मतलब जो अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। हमारे देश की संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है। हालांकि इन सब में हम चर्चा आगे करेंगे। छात्रों, हम उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक काल की अगर देन देखें तो आज भी हम उनके काफ़ी सारे नियमों को जो अंग्रेजों ने बनाया उनका पालन कर रहे हैं। जैसे सड़कों पर बाएं चलना, अब हर देश का अलग अलग परिपाटी होती है। जैसे अमेरिका में दाएं ओर चलते हैं। ब्रेड आमलेट, कटलेट जैसी चीज़ें खाना, स्कूलों की पोशाकों में नेक टाई लगाना, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और यहाँ तक कि हमारे देश में ब्रिटिश कंपनी के नाम पर बिस्किट का नाम भी आज भी ये उपलब्ध है। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज भी हमारे जीवन में एक जटिल हिस्सा है ब्रिटिश उपनिवेशवाद। इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। सुबह सुबह उठ के घर में हमारे बड़े बुजुर्ग अभी भी कहते हैं कि क्या तुमने कोलगेट कर लिया? छात्रों, हम यहाँ देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा विशेषाधिकारों का द्योतक है। जिससे अंग्रेजी नहीं आती उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही अंग्रेजी शिक्षा हमारे देश में वंचित समूह के लिए लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि हम उनको परंपरागत शिक्षा से वंचित रखा गया और अंग्रेजी के ज्ञान से उनके लिए अवसरों के द्वार खुल गए। अब हम उपनिवेशवाद को समझते हैं क्या होता है। छात्रों, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन स्थापित कर उसे पराधीन बनाने की प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। अंग्रेजों ने भारत में करीब 400 वर्ष राज्य किया और 15 अगस्त 1947 को हम उनके उपनिवेशवाद से मुक्त हुए। छात्रों, हमें मालूम है कि जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो एक व्यापारी के तौर पर आए और व्यापारी का जो मूल ध्येय होता है वो होता है पैसा कमाना। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। अब हम पूंजीवाद को समझते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। और इसी तरह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने क्या किया, सीधे तौर पर या निजी लाभ के लिए ब्रिटिश पूंजीवाद के हितों पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने क्या किया, भारत में भूमि का स्वामित्व बदल दिए और उसके इस नीति से यह भी निर्धारित किया है कि वो कौन सी फसल बोनी है, कौन सी फसल नहीं बोनी है। जैसे कि हमें मालूम है उन्होंने नील की खेती हमारे देश में जबरदस्ती कराई थी। तो यहाँ पे उन्होंने भारत को क्या बना दिया है, कच्चे माल का उत्पादन करने वाला बना दिया और रेडीमेड मालों को बेचने वाली मार्केट बना दिया। और यहाँ तक इन्होंने वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पद्धति में भी बदलाव किए। जंगलों को काटकर चाय की खेती प्रारंभ की गई तथा जंगलों को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए कानून बनाए गए। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक प्रथम में पढ़ा था कि जंगलों पे किसका नियंत्रण रहता है, जनजाति समूह का। तो उपनिवेशवाद ने क्या किया, वहाँ पे वन अधिनियम लागू कर दिए। इस कारण उन जनजातियों को तथा चरवाहों को जो अपने मवेशियों को वहाँ चराते थे उनके जीवन में बदलाव आया, क्योंकि यहाँ पे कठोर नियम बना दिए गए। उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन भी बढ़ा,
कैसे? क्योंकि पूरे भारत में वो राज्य कर रहे हैं, तो प्रशासन करने के लिए ना एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, भारतीय मजदूरों दक्ष सेवा कर्मियों को जहाज के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। क्योंकि ब्रिटिशों का एक नारा था कि उनके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। उसका कारण ये था कि पूरे विश्व में अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। और जो भारत के ये जो दक्ष मजदूर या सेवा कर्मी गए, तो वो जहाँ पे गए वहीं जाके वहीं के हो गए, और इनके वंशजों का हम भारतीय मूल के रूप में जानते हैं, जो हमें हर विश्व के हर जगह पे देखने को मिलते हैं। उपनिवेश काल में पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हम दूसरे लोगों को बता सकें भारतीयों को, और उसको बताने के लिए अंग्रेजी भाषा उनको सिखानी थी। लेकिन हमें पता है ये शिक्षा पद्धति भारत में राष्ट्रवादी चेतना और उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी। इस पश्चिमी शिक्षा पद्धति से लोग जागरूक हुए और अपने अधिकारों के प्रति आगे आए। उपनिवेशवाद ने हमारे सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन को भी प्रभावित किया। आधुनिक समाज की विचारधारा को अपनाने के कारण लोगों ने स्वतंत्रता तथा मानवाधिकार के बारे में सोचना प्रारंभ किया, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को भी तैयार किया। उपनिवेशवाद का सामाजिक प्रभाव, इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो भारतीय मध्यम वर्ग की जीवन शैली में बदलाव आया। उन्होंने अपना खान पान, पहनावा, यहाँ तक कि भाषा भी अंग्रेजों की तरह करने की सोची। अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़ पाश्चात्य रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर दिया गया। उपनिवेशवाद के कारण छात्रों अनेक कुरीतियों की भी समाप्ति हुई। भारत में उस समय अनेक कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती प्रथा, बालिका हत्या, मानव बलि, दास प्रथा, बाल विवाह इत्यादि। तो अंग्रेजों ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इस प्रकार की कुरीतियों को समाप्त भी किया। उपनिवेशवाद की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। हमने पाठ्यपुस्तक 3 में भी, अपनी प्रथम पाठ्यपुस्तक के पाठ संख्या 3 में पढ़ा था कि शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय खोले गए। हमने बहुत समाजसेवियों को उसमें देखा कि उन्होंने महिला शिक्षा के लिए आगे आए, बहुत सारे विद्यालय खोले, लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता भी मिली, और साथ ही साथ हिंदू विवाह अधिनियम को पारित भी किया गया। तो ये अच्छी बातें हैं जो उस समय उपनिवेशवाद के कारण हमको देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम उपनिवेशवाद का राजनीतिक प्रभाव। हम पहले बता चुके हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा मिली। भारत की राजनीतिक पद्धति, संसदीय तथा विधिक पद्धति और संविधान, ये सब उपनिवेशवाद की देन है। हमने कुछ न कुछ अंग्रेजों की शासन प्रणाली से अपनाया है, और वर्तमान में भी उन्हीं चीज़ों पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में शिक्षा पद्धति, जो कि मैकॉले पद्धति के नाम से जानी जाती है, सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन, यातायात के नियम, भूमि का सर्वेक्षण, राजस्व निर्धारण, आधुनिक अधिकारी तंत्र, और यहाँ तक कि न्यायिक विधि, ये सब अंग्रेजों के उपनिवेशवाद काल की देन है। और उपनिवेशवाद का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं फायदा हमारे देश का हुआ, वो था देश का एकीकरण। अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक आधुनिक राज्य का निर्माण किया। यह आधुनिक राज्य कौन सा था? अंग्रेजों के अपने लिए था। वो पूरे देश में शासन करना चाहते थे। लेकिन हमारे देश में एकीकरण का फायदा ये हुआ कि हमें पता लगा कि अंग्रेज लोग हमारा कैसा शोषण कर रहे हैं, और उसका विरोध क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति से हुआ। लोग जागरूक हुए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए हमने अपना आंदोलन किया। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।